हमारी जिद है लीड बढ़ाना का, बीजेपी की जिद है हमारी लीड कम करना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि कुछ कांग्रेसी नेता जो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, ये लोग आंकड़ों में गरीबी खत्म कर रहे हैं, धरातल पे गरीबी खत्म नहीं कर रहे। राजस्थान में सबसे कुपोषित इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां सिर्फ अडानी अंबानी को आत्मनिर्भर बना रही है, नहीं कि गरीब जनता को आत्मनिर्भर बना रही है। देश में बैलेंस बना रहे हैं। देश में जो वर्तमान स्थिति है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है 5-10% और गरीब है वो गरीब ही। तो जो 100 दिन के अभियान में अच्छे लोगों को फायदा, बड़े लोगों को फायदा हुआ, गरीब आदमी को मारने का काम किया उल्टा। अब हनुमान बेनीवाल जी का यहाँ पर कैडर नहीं है तो वो हमें फॉर्मेलिटी करे मतलब नहीं है। तो एक तरह से हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए आरएसएस ने ये संबोधन दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे ये फर्क ये हुआ कि भाजपा के लोग 5 साल पहले बोलते थे वनवासी, आज खुद बोलने लगे हाँ आदिवासी। देखिए, मैं मौजूद हूँ 84 में और मेरे साथ में इस टाइम मौजूद है डूंगर पर और बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रौत। रौत साहब, एक साल में तीसरी बार चुनाव, कौन उठा विधायक, सांसद और फिर विधायक। ऊर्जा वही है पहले वाली या जीत के इस दौर ने हल्का फुल्का आलसी बनाया है? ना, बिल्कुल ऊर्जा वही है और उससे और बड़ी है, लेकिन कम नहीं हुई है। मेरे जीवन का और हमारे क्षेत्र में पहली बार, आज़ादी से पहली बार विधायक का उपचुनाव हुआ है। कई जगह अशुभ कारणों से होता है, लेकिन यहाँ शुभ कारणों से हो रहा है। यहाँ की जनता ने मुझे एक शानदार मैंडेट दिया था। मतलब राजस्थान में 200 एमएलए थे, 200 में से हाईएस्ट लीड परसेंटेज के मामले में, यूँ देखा जाए आंकड़े के मामले में दिया कुमार जी 1 नंबर पे, 2nd नंबर में था। 69,000 की लीड दी थी यहाँ की जनता ने रात दिन मेहनत करके। तो अभी भी जिस तरह से लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे यही क्लियर है कि वो लीड बरकरार रहेगी। हार जीत का सवाल ही नहीं है। हमारी जिद है लीड बढ़ाना का, बीजेपी की जिद है हमारी लीड कम करना। केवल लीड कम करने की लड़ाई है? हाँ, वो लीड कम करने की लड़ाई लड़ रहे, जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। एक सफल प्रयोग था लोकसभा के अंदर, आपका टाई अप था कांग्रेस के साथ में, नेशनल लेवल पे था। वो एक सफल प्रयोग नजर आया, आप लोकसभा पहुंचे, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट। अब वो कामयाब क्यों नहीं हो पाया? देखो, उस समय की परिस्थिति अलग थी। उस समय जिस तरह से मालवीय जी एक दिग्गज नेता थे और एक तरफा बीजेपी में चले गए और एरिया के अंदर एक मायूसी छाई हुई थी, तो उस समय ही जनता ने मुझे एज आजमाया और उसी दौरान कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया। हमने दिल से स्वागत किया, उसका मानते भी आज। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति अब बनी, उपचुनाव में हमने कहा था 16 और 84 दोनों सीट छोड़ दो, हम आसानी से सीट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि कुछ कांग्रेसी नेता जो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। डूंगरपुर में कांग्रेस के विधायक है गणेश जी घोगरा, इंडिया अलायंस हुआ, एक प्रदेश अध्यक्ष आ रहे, प्रदेश प्रभारी आ रहे लोकसभा चुनाव में, और स्थानीय विधायक नहीं आ रहा है। स्थानीय विधायक ने खुला उल्लंघन किया। स्थानीय विधायक जो कांग्रेस का है और कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने खुला इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लीडर एज ए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं और इन्हीं लोगों की फीडबैक ऊपर गया, उसकी वजह से अभी उपचुनाव में हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन नरेश मीणा को आपका सपोर्ट? देखो, नरेश मीणा का एक्चुअली वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने लिखित में हमसे मांगा है कि भारत आदिवासी पार्टी हमको समर्थन करे। तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी ने तय किया, तो उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको समर्थन दिया है। हाँ, तो किस तरीके का समर्थन है? किस तरीके, केवल एक कागज पहुंचा दिया है? कागज, और वहाँ पर हमारी टीम पहले से ऑलरेडी काम करती थी और वो हम कैंडिडेट भी उतारने वाले थे। लेकिन वो जिस तरह से नरेश जी का हुआ तो हमने कैंडिडेट नहीं उतारा और हमारी टीम उनके साथ लगी हुई समर्थन कर रही है। नहीं, नरेश मीणा का कहना है 2011 में जो यूनिवर्सिटी में किया था ना, आपको भी याद होगा, वो बहुत एक बढ़िया प्रयोग किया गया था अलग अलग लोगों का मिला के। तो नरेश का कहना है कि बोलो हो सकता है राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में कुछ ऐसा ही प्रयोग देखने को मिल जाए। तो क्या नरेश मीणा और राजकुमार रौत दोनों एक ही लाइन पे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखो, यहाँ पर हमारा जो है, हमारा यहाँ विचारधारा का है। इस विचारधारा में राजकुमार रौत या कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोगों ने हमारे व्यवस्था को और हमारी विचारधारा को मजबूत बनाने का काम किया है। हम एज एक वाहक हैं, वाहक है, उस विचारधारा, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अवश्य आने वाले समय में नरेश जी साथ में आएंगे तो पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलकर काम करेंगे। नरेश मीणा को आपने सपोर्ट कर दिया, लेकिन इसी प्रदेश में हनुमान बेनीवाल भी लड़ाई लड़ रहा है, उसको सपोर्ट नहीं। वहाँ पर हमारा कैडर नहीं है और वहाँ पर हमारी टीम नहीं है, तो जब फॉर्मेलिटी करने का कोई मतलब नहीं है। अब हनुमान बेनीवाल जी का यहाँ पर कैडर नहीं है तो वो हमें फॉर्मेलिटी करे मतलब नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी, बड़े लेवल पे चुनाव होगा, उस दौरान विचार किया जाएगा। जैसे हमें उनसे फायदा है और हमको उनसे फायदा है तो हम मिलकर काम करेंगे। कुमार जी, एक बात चल रही थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो एक नई स्टेट की जो मांग आ रही थी, एक वनवासी क्षेत्र के लोग जो हैं उनके लिए एक नए राज्य की मांग थी। आज स्थिति कहाँ तक है? देखो, यहाँ एक आरएसएस ने शब्द दे रखा है यहाँ पर,
हमारा समुदाय जो है आदिवासी समुदाय है, लेकिन आरएसएस ने क्या कर रखा है, उनको वनवासी करके नाम से दोनों में फर्क संबोधित करते हैं। दोनों में फर्क है। आदिवासी अनादिकाल से रहने वाला, अनादि मतलब कि जिसका पता ही नहीं कि कब से शुरू लंबे हुआ। समय से, जैसे कहे कि इस देश का जब देश में मानव का निर्माण हुआ, हमारे देश की बात करें, विश्व की बात पे नहीं करें यहाँ पर, तो यहाँ मूल रूप से रहने वाला, ये जो पलायन होके नहीं आया, कहीं से विस्थापित होके नहीं आया, ये था। लेकिन आरएसएस ने उस आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए वनवासी संबोधन दे दिया। वन का वासी, तो वन में तो कोई भी रहता है, जानवर भी रहते हैं, जानवर को भी वनवासी बोलेंगे। तो एक तरह से हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए आरएसएस ने ये संबोधन दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे ये फर्क ये हुआ कि भाजपा के लोग 5 साल पहले बोलते थे वनवासी, आज खुद बोलने लगे हाँ आदिवासी। और जो नया स्टेट की जो डिमांड है, ये बात आते ही पूरे राजस्थान के अंदर, पूरी राजनीति के अंदर भूचाल आती है। पर एक समझना पड़ेगा कि ये नया स्टेट की डिमांड एज ए राजकुमार होते या भारत आदिवासी पार्टी अकेले नहीं उठा रही है, और ये पहली बार नहीं उठाया है। ये डिमांड लंबे समय से चली आ रही है। गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन जो हुआ 1913 में, उस दौरान गुजरात कोर्ट में गोविंद गुरु महाराज को गिरफ्तार करके पेश किया गया, तो राजद्रोह की धारा लगाई थी। तो राजद्रोह की धारा लगाई थी। उस समय जो जज थे उन्होंने पूछा क्या किया, तो उन्होंने कहा कि ये बिलराज की मांग कर रहा है। तो उस समय से आंदोलन 1500 आदिवासी शहीद हुए जिस मांग को लेके, और उस मांग को हम कैसे भूल सकते हैं। नया स्टेट अगर आप डिमांड कर रहे हो, मिलता है, आप लड़के लेते हो, जो भी स्थिति रहती है, क्या लोगों को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि मैंने यहाँ क्या देखा, मैं ये जो रास्ते में आया हूँ, मैंने यहाँ पे केवल एक ही चीज़ नोट की है, वो ये कि मकान यहाँ पे कच्चा है, लेकिन जिसका पक्का मकान है वो मकान नहीं है, बंगला है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ सड़क के ऊपर मुझे नज़र आया। अब हम अंदर जाएंगे तो और स्थिति क्लियर होंगी। क्या लगता है यहाँ के लोगों के जीवन पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखो, लोगों के जीवन पे काफ़ी कुछ, अगर उस समय तात्कालीन जो देश के अंदर राज्यों का निर्माण हुआ, उसी समय अगर बिल प्रदेश बना होता, तो आज जो स्थिति है, जो कुपोषण की बात करें, एजुकेशन स्तर नहीं होने की वजह से बात करें, हेल्थ की बात करें, या हर प्रकार के डेवलप की बात करें, जो नहीं होया है उसके पीछे मूल कारण ये है कि बिल प्रदेश नहीं बनना। हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी, हर क्षेत्र की एक अपनी एक आइडेंटिटी होती है। एक लैंग्वेज के निर्माण में हज़ारों साल लगते हैं। तो यहाँ पर बिली लैंग्वेज थी, तो यहाँ का समुदाय आधा राजस्थान, आधा मध्य प्रदेश, आधा गुजरात, आधा महाराष्ट्र, 4 स्टेट के अंदर डिवाइडेशन हो गया, तो वो लैंग्वेज खत्म हो रही है। एक कल्चर निर्माण होने में हज़ारों साल लगते हैं। वो 4, यहाँ का समुदाय एक जो रिश्तेदार था, एक ही था, वो 4 राज्यों में डिवाइडेशन हो गया, कल्चर ख़त्म हो गया। एक अपनी धार्मिक पूजा पद्धति वो ख़त्म हो गई। और जो बात आते हैं एजुकेशन पे बात आते हैं, एक आंकड़ा आपड़ा बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को। राजस्थान में सबसे कुपोषित इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां। गुजरात में सबसे ज़्यादा कुपोषित इलाका दाहोद, बनासकांठा, साबरकांठा। ये मध्य प्रदेश में सबसे कुपोषित इलाका झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम। जो बिल प्रदेश की डिमांड में आ रहे हैं, वहीं सबसे ज़्यादा ये स्थिति। अगर ये अलग स्टेट होता, यहाँ राजधानी बनती, तो यहाँ पर डेवलप अलग तरीके से होता। आज हम मीणाओं की बात करें, मीणा कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी है, लेकिन ग्रोथ किस लिए हुई है? क्योंकि वो राजधानी के करीब रही, दिल्ली के करीब रही। अब यहाँ के लोगों को, हमारे चिखली के लोगों को जिला मुख्यालय नहीं आया, कई लोग राजधानी का तो पता ही नहीं है। इस क्षेत्र की जनता कोई मजबूरन जा पा रहा है वहाँ, एजुकेशन नहीं। इसके पीछे राजकुमार भाई, नेता जो यहाँ रहे, उनकी भी जिम्मेवारी नहीं बनती? नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए ये नई विचारधारा आई और नए नेता पनपे हैं। तो आपका कहना था कि इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा बहुत कुछ होगा। यहाँ पे मिनरल्स जो हैं, आज राजस्थान का मतलब सेंट्रल अपना राजकोष में कलेक्ट कर रहा है। अगर अलग स्टेट बनता है तो यहाँ पर राजकोष में जाएंगे, हाँ, तो उस राजकोष में जाएंगे, अपनी एक अर्थव्यवस्था बनेगी। अपनी एक अर्थव्यवस्था बनेगी तो एक प्लानिंग के तहत इस लोगों की जरूरत। झारखंड बना ना, तो झारखंड बनने के बाद लोगों के जीवन में क्या फ़र्क पड़ा? देखो, काफ़ी कुछ फ़र्क हुआ, ये नहीं कहना पड़ेगा अपन को नहीं हुआ, हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पर इसमें एक बात ये है कि बनता है, पर बनने के बाद लीडरशिप किसके हाथ में आती है? अच्छी सोच वाले लोगों के हाथ में लीडरशिप आती है, तो अवश्य नए राज्यों के अंदर काफ़ी एक उभार हो सकता है, डेवलप हो सकता है। आपने एक बात कही थी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे देश के नियम और कानून बनाए जाते हैं। अब आप वहाँ बैठे हो, तो थोड़ी सी 2-4 सवाल मैं चाहता हूँ कि वो उस पंचायत के हो जाए। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। राजकुमार रॉथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते देश के लिए कितना फ़ायदेमंद और क्या अचीवेबल लग रहा है, मान रहा है? क्योंकि आपके अलग ही थॉट्स होते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो बने हैं, इनके किस्से जो हैं जोरदार हैं।
ये पूरी दुनिया जानती है कि कब क्या कमेंट कर दे, कब का डिसीजन ले लें। तो अभी तक का जो माहौल बना हुआ है कि ठीक रहेगा, लेकिन जहाँ तक लग रहा है आज मोदी जी और उनके साथ में फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, मुलाकात पूरी हुई, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो जम पाएगी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं अब मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद सारी स्थिति क्लियर हो सकती है। उसके बारे में ज़्यादा मैं कहना कुछ नहीं चाहूँगा अभी। सरकार के 100 दिन हो गए हैं, आप लोकसभा बैठे हो, 100 दिन को किस तरीके से आप आकलन कर रहे हो? देखो, 100 दिन का अभियान चलाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी चलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला रही थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई असर नहीं दिखा। एक विशेष प्लान लेके विशेष उल्टा ये चीज हुआ, गरीब व्यक्ति परेशान हुआ। राजस्थान के 100 दिन का अभियान चलाया, सारे बड़े माइनिंग उद्योगपति बच गए, बेचारे गरीब जो घर गुजारा चला रहा था वो मारा गया। शराब के तस्कर, बड़े बड़े तस्कर बच रहे, बेचारा घर गुजारा कोई चला रहा था देसी बना के हमारे में, उसको मारा गया। अभियान चलाया हेलमेट लाइसेंसों का, ब्लैक गाड़ियों का ब्लैक कलर के मतलब कांच कर रखे, तो गरीब आदमी मर गया, गरीब आदमी मर गया, बड़े लोग मर गए। तो जो 100 दिन के अभियान में अच्छे लोगों को बड़े लोगों को फायदा हुआ, गरीब आदमी को मारने का काम किया उल्टा। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो आपके मित्र राहुल गांधी जी जो हैं वो जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर लेके आए हैं कि बोला मैं करा के मानूंगा। देखो, ये समर्थन में ये समर्थन में ही ज़रूरी है। क्यों ये ज़रूरी इसलिए है कि हमें पॉलिसी कैसे बना पाएंगे। सबसे बड़ी ये कि हम एसटी के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, एससी के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, दलित के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, कि हमारे पास डाटा ही नहीं होगा कि देश में दूसरे लोग कहते हैं कि अगर आप पॉलिसी के चक्कर में देश में बंटवारा करा दोगे, तो ये बंटवारा तो अभी तो हो नहीं रहा है। ये बंटवारा तो हज़ारों सालों से हो रहा है, जब इस देश में जाति व्यवस्था आई तब से ही बंटवारा हो रहा है। तो अभी तो सही सोच में, पॉजिटिव सोच के आधार पे एक फॉरेस्ट की जनगणना हो रही है, कितने तीतर हैं, कितने शेर हैं, कितने पैंथर हैं, कितने सियार है, उसकी जनगणना हो रही है। तो हमारे देश के अंदर कम्युनिटीज़ वाइज अगर ये डाटा नहीं आएगा, क्षेत्र वाइज डाटा नहीं आएगा, तो हम बेस्ट पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। ग्रोथ के हिसाब से देखें, यूथ कितना है, बुजुर्ग कितना है, महिला कितना है, अगर वो डाटा नहीं आएगा तो हम पॉलिसी कैसे बना पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है ताकि पता चले कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है। आपको ये नहीं पता कि हम कितने भाई हैं, तो अंकल जी से हिस्सा कैसे मांगेंगे। इसलिए ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी जब पता लग जाएगी कि कितनी है तो फिर हिस्सा भी तो उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल वही बात है कि हिस्सेदारी पता होना चाहिए था, कि पता चले कि कितनी हिस्सेदारी है, संख्या कितनी है, किसके पास क्या चीज़ है, तो वो उसके हिसाब से डिमांड चले, ताकि एक बैलेंस बना रहे, देश में बैलेंस बना रहे। देश में जो वर्तमान स्थिति है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है 5-10%, और गरीब है वो गरीब ही हमेशा से चलता आ रहा है। आज राहुल गांधी का एक लेख छपा है, दिया कुमारी जी ने विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो इतने राजा महाराजा थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मिले हुए थे, रिश्वतें ले लेते थे, आपसी बंटवारा कर लेते थे। दिया जी ने कहा है कि इनको ज्ञान ही नहीं है हिस्ट्री का। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ते हो, आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे एपिसोड के ऊपर? क्या इस पे भी आप राहुल गांधी का समर्थन करो? देखो, हिस्ट्री को जानना जरूरी है, लेकिन हिस्ट्री में कई पहलू ऐसे हैं जो अपन नहीं चर्चा करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, सच्चाई तो है, लेकिन इस चीज़ को भी इस पे चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। हम अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मुगलों की बात करें, तो मुगलों में भी ये कि जितने जो राजा थे, अधिकतर राजाओं ने समझौता किया। हम महाराणा प्रताप एक ऐसे थे इस इलाके के, उन्होंने समझौता नहीं किया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की जो सेना जो थी वो सारी की सारी आदिवासी, सारी भीलों की सेना थी, और उसी वजह से भीलों ने उनको बल दिया था कि आप टेंशन मत लो, हम लड़ेंगे। और लड़े वो, महाराणा प्रताप का वेश धारण करके लड़े। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला बिल्कुल सच्चाई है। मानगढ़ का इतिहास मानते हैं, तो मानगढ़ का इतिहास हत्याकांड जो हुआ, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौता, यहाँ से ये अलायंस में चल रहे थे। तो डूंगरपुर के जो महाराजा थे, ईडर के जो महाराजा थे, उधर इंदौर के महाराजा थे, वो अलायंस में चल रहे थे। तो टैक्स जो है, दिया कुमारी जी का ये कहना है कि भाई वो, आप जो भी आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, उनका ये कहना है राज परिवारों का जो योगदान है उसको कैसे भुलाया जा सकता है। राज परिवारों ने इस देश को एकीकृत करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देखो, कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें गलत थी, लेकिन इन चीज़ों पे पर्दा डाले तो ही ठीक है। वर्तमान स्थिति के जो देखते हुए हमें आगे का सोचना है कि हम सब मिल के देश के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, तो भी पर्दे डाले गए थे सड़कों के ऊपर, मतलब पता नहीं क्या छुपाया जा रहा था, कुछ था, तो मतलब क्यों डालना है पर्दा? पर्दे हमारे देश की गरीबी को खत्म, मतलब ये छुपाने सुंदर दिखाने के लिए हमारा देश सुंदर है, ये हमारे ओरिजिनलिटी जो है। ये लोग आंकड़ों में गरीबी खत्म कर रहे हैं, धरातल पे गरीबी खत्म नहीं कर रहे। मैं भी गया था झारखंड, बिरसा मुंडा जी के वहाँ, तो बिरसा मुंडा जी के वहाँ भी सेम कंडीशन। मोदी जी आए थे, सारे पर्दे लगा लिए थे। मैं गाँव वालों से मिला, क्या है कि हम तो पर्दे के पीछे थे ही नहीं आगे। खुद के बिरसा मुंडा जी का परिवार को आगे नहीं लाने। आप भी तो डाल रहे हो पर्दा, बिल्कुल 1% नहीं आपने कि इस मुद्दे पे पर्दा ही डाल देते। वो इतिहास की बात है,
ये वर्तमान की बात है। तो उसमें जो वास्तविक है ईस्ट इंडिया कंपनी और वर्तमान में जो राजा थे उनका अलायंस था, उनका समझौता था, समझौते के तहत राज किया जाता था। ये तो पब्लिक में आक्रोश आया था, इसके बाद राजाओं ने लगा हाँ ठीक है हम साथ देना चाहिए। राजकुमार जी, उपचुनाव हो रहा है, आपने आदमी खड़ा किया है, मजबूत स्थिति के अंदर नजर भी आ रहे हो, सरकार के साथ नहीं होगा तो इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। विकास किस हिसाब से? विकास सिर्फ आपने छोटी सड़क दे दी, आपने आवास दे दिया, उससे नहीं। आदमी को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और ये भारत आदिवासी पार्टी इंसान को आत्मनिर्भर, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आज परिणाम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज केंद्र सरकार भी आत्मनिर्भर बना रही है भारत को, वो तो कह रही है, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। सिर्फ अडानी अंबानी को आत्मनिर्भर बना रही है, नहीं कि गरीब जनता को आत्मनिर्भर बना रही है। हमारी यही है कि जो गरीब परिवार है वो उठे, वो आगे आए। अब इतनी लड़ाई क्यों है केंद्र के साथ में? लड़ाई विचारों की लड़ाई है, लड़ाई सच्चाई गलत सही गलत की लड़ाई है। तो हम यही कह रहे हैं कि देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर राजतांत्रिक सोच नहीं रखनी चाहिए, जनता की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। लिमिटेड लोगों को फायदा पहुंचा के गरीब को मारने का काम नहीं करना चाहिए। गरीब को सिर्फ छोटी मोटी योजना में लालच दे के बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करना चाहिए। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो देश में बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए, बेस्ट हेल्थ क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा वही विरोध है, आप कह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, उस बात की लड़ाई चल रही है। साहब, एक आखिरी सवाल है कि पिछला चुनाव जो था इस 84 से वो राजकुमार रौत ने लड़ा था और इस बार राजकुमार रौत लड़ा रहे हैं, तो क्या फ़र्क आ जाएगा? मार्जिन का वो बता दो। मार्जिन डबल होगा, कम नहीं होगा। उस समय मैं खुद लड़ रहा था और अब मैं और हमारी सारी टीम मिलके लड़ा रही है, तो डबल प्लानिंग से, डबल एनर्जी से काम कर रहे हैं। चलिए साहब, ये तो आप ये सुन रहे थे राजकुमार रौत, सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिन्होंने बहुत सारे विषयों के ऊपर और बहुत सारी बातें हमारे साथ में की। और उनका ये भी कहना है कि पिछली बार चुनाव जो है वो मैं लड़ रहा था और इस बार चुनाव लड़ा रहा हूँ तो मार्जिन जो है वो डबल होगा। कई मुद्दों के ऊपर राजकुमार रौत जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, राजकुमार रौत ने उस बेबाकी के साथ अपनी बात आज फिर एक बार रखी है और इस पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र की मांग उठाई है। और राजकुमार रौत जिन मुद्दों पे लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले बात कर रहे थे, उन्हीं मुद्दों पे आज भी अड़े हुए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। 84 से अमर उजाला के लिए मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।